गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमने कल तक अभी तक हमने नॉर्मल एक राजनीति विज्ञान का जो परिचय लिया था, उसके बाद हम संविधान का निर्माण, इसके बारे में आज कुछ जानकारियाँ लेंगे। और हम आपको पहले बता दें कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति विज्ञान जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप आराम से बैठ के बस सुनिए, एक कहानी की तरह है, सब कुछ समझ में आ जाएगा और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम धीरे धीरे हर टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब अंग्रेजी हुकूमत जब भारत में आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे शासन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार के अधिनियम लेके आए थे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए थे, 1935 का भारत शासन अधिनियम लेके आए थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे लागू किए। तो जैसे ही भारत की आज़ादी की घोषणा होगी कि हाँ भाई, भारत अब 1947 में आज़ाद हो जाएगा, तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो ब्रिटेन की संसद में पारित हो गया था कि ठीक है भाई, अब भारत को हम स्वतंत्रता सौंप देंगे। इसके पहले जो भारत में एक समस्या आ गई थी कि जो मुस्लिम लीग थी वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो बड़ा ही विचारणीय विषय था, क्योंकि जो उस टाइम पे जो संविधान सभा थी जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी कि ठीक है भाई, एक संविधान सभा होगी, एक अंतरिम सरकार होगी, तो उस टाइम तक मुस्लिम लीग का भी बंटवारा नहीं हुआ था। तो जन संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी, उन्होंने अपना काम अभी सही से शुरू भी नहीं किया था कि बीच में ये हो गया कि भाई मुस्लिम लीग अपना अलग पाकिस्तान की मांग करेगी। तो स्वाभाविक सी बात थी कि भाई पाकिस्तान जब अलग देश बनेगा, जब वो धर्म के आधार पर अपना देश बनाएगा, तो वो अपना संविधान अपने हिसाब से बनाएगा। तो बाद में जो भारतीय संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या थी, वो उसमें परिवर्तन किए गए और कुछ सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग के थे, तो वो अलग हो गए। उसके बाद भारत में संविधान बनाने का कार्य चलता रहा और जो 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी, उस टाइम तक पे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको जितने विदेश मामले थे या राष्ट्रमंडल से जो संबंध थे उसके मंत्री थे या विभागीय अध्यक्ष थे, जो सरदार पटेल जी थे, उनके पास गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो ऐसे ही एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था और इसके साथ साथ संविधान सभा का भी गठन चल रहा था। तो कई लोगों का ये मानना है, जैसे आप काफ़ी आलोचकों को देखेंगे तो उनका ये मत है कि जो संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है, उस टाइम पे जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो सबसे ज़्यादा जागरूक लोग थे, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो सभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। किसी न किसी रूप में वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन ये कहना कि केवल कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्यों का भी समावेशन था। उन लोगों के भी विचार लिए गए थे। यहाँ तक कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भी गैर कांग्रेसी ही थे और भारतीय संविधान पे उनकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसके अलावा कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई उसमें तो मुस्लिमों का या फिर अल्पसंख्यकों का बहुत कम उसमें सदस्य थे। तो ये सब बिल्कुल अच्छी बातें नहीं हैं, इन पे बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो संविधान सभा थी उसमें बहुत ही योग्य लोग थे और हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व था। बाकायदा एक एक मुद्दे पे बहस हुआ करती थी और जब तक कोई भी मुद्दा सर्वसम्मति से पास नहीं हो जाता था, तब तक उसको संविधान सभा उसको ऐड नहीं करती थी, उसको लिखती नहीं थी। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारे संविधान के जो संविधान सभा के जो सदस्य थे काफ़ी अनुभवी थे और उन्होंने भारत की परिस्थितियों की, भारत की जो ज़रूरत है, जो फ्यूचर आगे कई सालों तक होने के लिए, वो बहुत ही दूरदृष्टा थे। उन्होंने भारतीय संविधान इस तरीके से बनाया है कि आज भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये लोगों ने 5 से 75 साल पहले इस काम को बनाना शुरू किया होगा, जैसी उनकी सोच थी। तो दोस्तों, जो संविधान का जो निर्माण था, किसी भी देश के लिए अपना संविधान होना एक गर्व की बात है। और जैसा कि भारतीय संविधान है, तो आपको पता ही है कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है और जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मतलब एक अलग ही, इसकी एक अलग ही पहचान है, जो कि संघीय होते हुए भी एकात्मक है। इसमें मौलिक अधिकार, और जैसा कि बाद में आपको पता है कि संविधान में बाद में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया,
नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए जो कि गांधीवादी प्रवृत्ति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर रही थी, उसके साथ साथ बीच में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए जिनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि मई 1949 में भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया, उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, उसको अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। और इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनके रूप में चुना गया। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी और जो हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो संविधान के निर्माता लोग थे, उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। और इसके बाद इसकी जो संविधान सभा में थी, इसके प्रारूप पे 114 दिन विचार विमर्श हुआ था और हमारे भारत के जो संविधान बनाने हैं उसमें 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। ठीक है। और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये कुछ तारीखें हैं, कुछ तथ्य हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इसमें है जो संविधान सभा है, अब स्वाभाविक सी बात है कि संविधान है उसके कई भाग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका का है, नागरिकता है, राज्य कैसा होगा, संघ क्षेत्र कैसा होगा, नीति निर्देशक क्या होंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक आदमी का बस का काम नहीं था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि हर एक समिति बनाई, एक ग्रुप बनाया गया, उस समिति में सदस्य बनाए गए, समिति के अध्यक्ष बनाए गए। भाई ठीक है, आपका ये काम रहेगा, इस एरिया में आपका काम रहेगा, आपका योगदान रहेगा, आप सारी चीज़ें इकट्ठा करके जो बेस्ट चीज़ें हैं वो लेके आएंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। फिर उन चीज़ों का संविधान सभा में बहस होगी, फिर उसमें मतदान होगा। नॉर्मली यहाँ पे साधारण मतदान ही होता था और साधारण मतदान का मतलब है कि ध्वनि मत से सारे हो जाते थे, वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। तो इसमें हम आपको कुछ बता दें, कुछ बड़ी समितियां होती थी, कुछ छोटी समितियां होती थी, कई बार एक ही व्यक्ति 2-2 समितियों के भी अध्यक्ष रहा करते थे। तो जो मेन 2-4 समितियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसमें जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा वो जो संघीय संविधान समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जी तो थे, वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्राय हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है, जो संविधान के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार थे और जो अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। और एक प्रक्रिया नियम समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी समितियां भी थी, जैसे सदन समिति थी, तो इसके अध्यक्ष जो थे बी पट्टाभी सीतारमैया थे। और जो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मतलब इतनी चीज़ें आप अगर नॉर्मल चीज़ें को आप समझें तो एक एक चीज़ के लिए मैं मतलब जैसे कि हिंदी अनुवाद समिति भी थी, उर्दू अनुवाद समिति भी थी, अगर प्रेस दीर्घा समिति थी, तो मतलब बहुत सारी समितियाँ थी और एक सुव्यवस्थित तरीके से, क्योंकि जितने भी लोग थे ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने काफ़ी दूसरे देशों में भी देखा था और हमारे देश से पहले काफ़ी देश आज़ाद हो गए थे, लोकतांत्रिक देश पहले से बन गए थे, तो हमें एक स्पष्ट दिखाई देता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए हमने जो संविधान बनाया, जो भारतीय संविधान जो बना, वो अपने आप में एक विशेष लक्षण वाला संविधान है। दोस्तों आज का इतना ही। अब हम कल जो अपना संविधान है उसके बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, उन भागों में कैसे बंटवारा किया गया है, अनुच्छेद क्या है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।